ओके चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये ऑलरेडी हमने गुडविल के लिए सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सही सब था, वहां पे हमने गुडविल फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे ये सब में उन्होंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर पूछा, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के पॉइंट से आगे क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड रहेगा वो अपने को मेन देखना है। Following balances is on 31st March 17 are obtained from the accounts of Gundo Limited. 200 lakh equity share of 10 each, 2000 lakhs. 10 lakh 10% preference share of 100 each. General reserve P&L account 12% debenture and creditors. इसमें से गुडविल के लिए क्या क्या लोगे? कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 12% डिबेंचर ऑफ क्रेडिटर्स ये तो है, ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए और कुछ इसके अलावा लेना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए डिबेंचर ऑफ क्रेडिटर्स को माइनस करना, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए और कुछ माइनस करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड यस, लेकिन ये सब में वो नहीं है, ठीक है, तो हो गया। और कुछ प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करना। आईवी क्या था कि असेट बेचा, ठीक है, उसमें से जो कैश जनरेट हुआ वो पहले लायबिलिटी पे करने के लिए यूज कर, बाद में प्रेफरेंस शेयर को पे कर, बाद में जो कैश बचेगा वो इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर। तो पर शेयर जो कैश बचेगा दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करना पड़ेगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। असेट्स में है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट 10% स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या नहीं लोगे गुडविल के लिए? गुडविल नहीं लोगे, अगर वो परचेज रहेगा तो लेना पड़ेगा, बाकी नहीं लोगे, ठीक है। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, और गुडविल के लिए नॉन ट्रेड रहेगा तो नहीं है। अगर सब साइलेंट है तो क्या ट्रेड करोगे, ट्रेड या नॉन ट्रेड, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा। गुडविल आएगा अगर वो परचेज रहेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा अगर वो ट्रेड रहेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के टाइम पे गुडविल ये वाला अमाउंट नहीं लोगे, इस पर वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट दोनों, ट्रेड नॉन ट्रेड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो दोनों में नहीं आता, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 500 lakhs and its market value is 520 lakhs. नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो अपन इसे नॉन ट्रेड यूजिंग करेंगे। Following assets are revalued: land and building 3,200, plant and machinery 1,800, stock 1,450, debtors 360। तो ये assets का revalued amount दिया है, इसका दूसरा corresponding effect FMP पे अपने को देना पड़ेगा। Average profit before tax of the company is 2,400 lakhs and 12.5% of the profit is transferred to general reserve. Rate of tax being 30%. तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, 12.5% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब जब भी यील्ड मेथड मैंने तुम लोगों को सिखाया था ना, तो टाइम पे एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मैंने निकालना सिखाया था, एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, जो एफएमपी आफ्टर टैक्स रहेगा उसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर रहे थे। एक और चीज मैंने माइनस करवा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और स्टैट्यूटरी रिजर्व के साथ साथ अगर कोई ऐसा रिजर्व है जो अपन बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस एवरी ईयर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी अपने को माइनस करना है, ठीक है। कस्टमरी रिजर्व करके मैंने आई थिंक लिखवा देगा कि इट इज कस्टमरी टू ट्रांसफर एवरी ईयर अ सर्टेन अमाउंट टू अ पर्टिकुलर रिजर्व। अगर कंपनी सालों से ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है सो इवन दैट वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो तुमको मिलेगा एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट है 2,400 lakhs and 12.5% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसमें तुम लोग को assumption बेस्ड आंसर लिखना पड़ेगा
कि या तो ये 12.5% जस्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर दे आर ट्रांसफर इनटू जनरल रिजर्व, कस्टमर ही नहीं है, हर साल का नहीं। अगर ऐसा हमने एज्यूम किया तो ये हम लोग एफएमपी फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए माइनस नहीं करें, हर साल का रहेगा तो ही माइनस करें। और अगर सेकेंड एजम्पशन किया कि ये 12.5% प्रॉफिट वो लोग एवरी ईयर ट्रांसफर करते हैं टू जनरल रिजर्व, ठीक है, तो वो केस में अपने को वो माइनस करना पड़ेगा टू गेट एफएमपी फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। पॉइंट समझा? ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा नहीं है कि वो एवरी ईयर का प्रैक्टिस है या क्या है। देखिए उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट है 2400 जिसका 12.5% वो लोग ट्रांसफर करे जनरल रिजर्व। एवरेज प्रॉफिट यानी कि सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं रहेगा, 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज वगैरह निकाला जाएगा, यानी कि एवरी ईयर वो लोग ट्रांसफर करे, इनडायरेक्टली वो हिंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जनरल रिजर्व को भी माइनस करेंगे टू फाइंड एफएनपी फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। आया समझ में? रेट ऑफ टैक्सेशन दिया है 30%, तो लोग सेकंड एजम्पशन करोगे तो भी उन लोगों को फुल मार्क्स देना पड़ेगा, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो दोनों को एजम्पशन का नोट प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। तो जो बेस्ड ऑन एजम्पशन तो लोगों को फुल मार्क्स देना पड़ेगा, चाहे तो उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि वो करंट ईयर का ही है तो भी, और अगर ऐसा एज्यूम किया कि एवरी ईयर का है तो भी, ठीक है। नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर इज 18%, while fair return on closing capital employed is 12%, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 12%, वो अपन यूज करेंगे एनआरआर फॉर गुडविल, और जो 18% है वो इक्विटी शेयर का है, तो वो अपना एनआरआर एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो आएगा 18%, वहां पे अपने को इक्विटी शेयर का चाहिए। समझ में आया? गुडविल में भी वैलिड है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट टाइम हमने चेंज किया है कि अपने को फेयर वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन पहला पार्ट आएगा, बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू, बाद में यील्ड वैल्यू, बाद में फेयर, 4 पार्ट में सॉल्यूशन डिवाइड। बड़ा समय लेंदी है, लेकिन अगर स्टेप्स दोनों को पता रहेगा तो मैं फास्ट लिख पाऊंगा। एडजस्टमेंट उतना सारा दिया नहीं, अपन ट्राई करते हैं हाफ एन आवर में सॉल्व करने के लिए, 11:45 हुआ 12:15 तक ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अपने को भी अंदाजा आएगा कि अपन उतना फास्ट लिख पाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा एग्जाम के कंपेयर में स्पीड कम रहेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिखूंगा, बाद में दोनों कॉपी करोगे, तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो 15 मिनट में अगर खुद सॉल्यूशन पता है, सिर्फ लिखने का काम, तो 15 मिनट में लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके लिए एफएनपी का वर्किंग और कैपिटल एम्प्लॉयड का। एक ही साल का बैलेंस शीट दिया है और एक ही साल का प्रॉफिट दिया है, तो मल्टीपल कॉलम्स वगैरह नहीं। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2400 रुपीज इन लैक्स। Adjustment number 1, nominal value of investment 500 lakhs, market value 520 lakhs। हम लोग उसे नॉन ट्रेड एज्यूम कर रहे हैं,
तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं है, ठीक है। अगर वो नॉन ट्रेड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा, लेकिन उसका इनकम तो रिमूव करना पड़ेगा। अभी बिफोर टैक्स ही है, तो टैक्स का कोई अभी झंझट नहीं है, डायरेक्टली अपन इफेक्ट दे सकते हैं। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, किस पे वो 10% अप्लाई करो, 480 पे, 500 पे या 520? 500। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको इंक्लूड नहीं करना। पॉइंट नंबर बी, फॉलोइंग असेट्स आर रीवैल्यूड, तो रीवैल्यूड अमाउंट यहाँ पे देते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 3200, प्लांट एंड मशीनरी 1800, स्टॉक 1450, डेटर्स 360। ओके, अब ये सबका रिजल्टिंग इफेक्ट एफएमपी पे क्या आता है वो देखते जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर तुम लोग को दिया था 2500, ठीक है। अभी रीवैल्यूड अमाउंट बता रहे 3200, तो वैल्यू बढ़ रहा है तो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन आएगा कि सेविंग? इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का रेट दिया, रेट नहीं दिया। बैलेंस शीट 1 साल का कि 2 साल का? तो रेट फाइंड भी नहीं कर सकते, तो 2 साल का रेट तो कंपेयर करके रेट निकालते, ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो डिप्रिसिएशन का रेट दिया नहीं तो एज्यूम नहीं करेगा, डिप्रिसिएशन वाला इफेक्ट इग्नोर करो, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम केस, रेट दिया नहीं तो इग्नोर होगा। स्टॉक इन ट्रेड ऊपर है 1600 और नीचे रीवैल्यूड अमाउंट दिया 1450, 150 का वैल्यू कम हो रहा है, स्टॉक का तो इफेक्ट आता ही, ठीक है। तो undervaluation of stock 1600 है, 1450 पे लेके आए हैं, 150 से वैल्यू कम हो रहा है। ये करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम। ये नेक्स्ट ईयर का बनेगा ओपनिंग स्टॉक, लेकिन नेक्स्ट ईयर का भी अपने पास कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन, तो वो इग्नोर। सेम वे डेटर्स बैलेंस शीट में है 400, रीवैल्यूड अमाउंट है 360, यानी कि बैड डेट्स चार्ज होगा। Point number C, average profit before tax 2,400 lakhs, 12.5% of profit is transferred to general reserve. ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर यील्ड मेथड में अपन ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम लोग को एफएमपी आफ्टर टैक्स, तो टैक्स के बाद में जो एप्रोप्रिएशन होता है वो अपने को मैटर नहीं करता, तो ये पार्ट इग्नोर हो जाएगा। टैक्स रेट अपने को यूज करना पड़ेगा, तो भी सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो अपने टैक्स माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर डी, नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर एंड कैपिटल इनपुट दिया एनआरआर, गुडविल में भी वैल्यूड, तो बाकी का सब हो गया। तो बैलेंस शीट का रिमेनिंग आइटम्स कवर करो। हाँ, गुडविल बैलेंस शीट का है वो नहीं आएगा, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स हो गया, एक ही बाकी है कैश इन बैंक। $220 minus fair value of liabilities,
इसमें आएगा क्रिएटर्स और 12% डिफरेंस। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एनआरआर रेड करो। 12% क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करने को, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का पे कंसेप्ट नहीं काम कर रहा है। एफएमपी बिफोर टैक्स टैक्स रेट दिया है 30। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। स्टेप नंबर 3 आता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो एप्लीकेबल नहीं। तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 एनआरआर, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का एनआरआर है 12%। स्टेप 4 नॉर्मल प्रॉफिट, closing capital employed into NRR percentage. Closing capital employed है 5230 into 12%. Step 5 super profit FNP minus normal profit FNP 1512 627.6 normal profit 884.4. Last step goodwill. Super profit into 2 years. 68.8.
वैल्यूएशन ऑफ शेयर में पहला मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से स्टार्ट करेंगे। फाइव टू 30। कौन कौन से असेट्स को ऐड करना पड़ता? इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, गुडविल ऐड होगा, राइट? तो गुडविल इसका वैल्यूएशन 1768.8 ऐड होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसका जो मार्केट वैल्यू दिया है ना, ठीक है, वो अपन ऐड करें 520। जो 480 पर बैलेंस शीट में दिया है वो उसका कॉस्ट है, वो प्राइस पे हमने वो खरीदा, ठीक है। फेस वैल्यू 500 है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 520। तो अपन यहाँ पे असेट्स को फेयर वैल्यू पे लेते हैं। तो अगर मार्केट में बेचने को गए तो अपने को 520 मिलेगा, तो अपने को वो लेते हैं। कोई और असेट बाकी है? ठीक है। अभी लाइबिलिटीज में कोई लाइबिलिटी बाकी है? प्रेफरेंस शेयर, क्या नाम है उसका? कितना अमाउंट है? 1000। ठीक है, तो 1000 रुपीज अपन माइनस करेंगे। सिक्स फाइव 18.8। इसको अपन डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये सब में वो इक्विवेलेंट वगैरह का चक्कर नहीं है। शेयर ऑफ ऑक्यूपाइड है, तो नोशनल कॉल नहीं आएगा, ठीक है। सभी शेयर एक ही फेस वैल्यू का है, इस पे एक ही शेयर भी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर कितना है? 200। हम लोग को मिल जाएगा आई 32.592। 599। चलो आगे बढ़ते। ये हो गया अपना पहला मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अभी सेकंड मेथड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के लिए पहला एक्चुअल यील्ड।
एक्चुअली इनके लिए पहले एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफएमपी आफ्टर टैक्स अपने पास है, उसपे से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करना है और ट्रांसफर टू रिजर्व का सब्जेक्ट टू एजम्पशन, ठीक है। तो वो दो माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, तो अपने को मिल जाएगा एक्चुअली। तो एफएमपी आफ्टर टैक्स 1512, उसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, अमाउंट कितना आएगा, 1000 का 10%, 100 माइनस होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसका एक नोट लिख देंगे अपन। क्या बोला है, कितना ट्रांसफर का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 1512, तो 1512 का 12.5% अपन ट्रांसफर कितना 189, तुम लोग को मिल जाएगा एफएमपी और इक्विटी शेयर होल्डर, one two two three. वन 1 2 2 3. ऑनलाइन वाले डाउट रहेगा तुरंत पूछना, अनम्यूट करके पूछना, चैट में मत डालना। अभी एक्चुअली इक्वल टू एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर divided by equity share capital into 100. तो FNP for equity shareholder है 1 2 2 3. Equity share capital कितना? 61. Yes, अभी इक्विटी वाला अपने को लेना है 18%. value per share, actual yield divided by expected yield into paid up value per share. Actual yield is 61.15, expected is 18 into paid up value 10 rupees per share. 33.9. लास्ट एक मेथड बाकी था, फेयर वैल्यू।
fair value equal to intrinsic value plus yield value divided by 2. Intrinsic value मिला 32.59. ये मिला 33.97 divided by 2. 33.28. हो गया 5 पे पहले हो गया हाँ 7 मिनट हाँ